हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास 12th के अप्लाइड मैथमेटिक्स पे के जो पहला चैप्टर है मॉडुलर अरिथमेटिक, उसके बारे में जानेंगे। बिफोर वी स्टार्ट लेट मी टेल यू कि अगर आपको हमारे कोर्सेज को परचेज़ करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चाहिए और उन्हें एक्सेस कर सही। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आपको इसी से रिलेटेड ऐसे ही कुछ और भी वीडियोस चाहिए जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मदद हो, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लेफ्ट आउट ना हो जाए। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर मॉडुलर अरिथमेटिक के बारे में। मॉडुलर अरिथमेटिक को समझने से पहले हम इसके नाम पे चलते हैं कि आखिर ये मॉडुलर और अरिथमेटिक है क्या। तो अरिथमेटिक का मतलब होता है नंबर्स को स्टडी करना और न्यू नंबर्स को जनरेट करना, आइदर बाय एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। ये हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं। तो नंबर्स पे ही खेल करना ही अरिथमेटिक होता है, चाहे वो एडिशन करके करो, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करो। तो मॉडुलर अरिथमेटिक है क्या, आखिर ये नया अरिथमेटिक क्या चीज़ है, इसका मतलब है तो जब कभी भी हमें रैप राउंड नंबर्स होते हैं, ध्यान से समझिए, एक नया वर्ड है आपके लिए, रैप अराउंड। तो रैप अराउंड नंबर्स अगर होते हैं तो उस पर अगर हमको काम करना है उन नंबर्स पे, तो हम उसे मॉडुलर अरिथमेटिक कहते हैं। और जहाँ पे वो नंबर एक फिक्स्ड इंटीजर पे जो फिक्स पॉइंट दिया गया है उसे मॉडुलो या मॉडुलस कहते हैं। मुझे पता है आप सबको समझ में नहीं आया होगा, डोंट वरी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको ये क्लैरिटी मिलते जाएगा। पहले सबसे ज़रूरी होता है कि हम टर्म्स को ग्रैब कर लें कि मॉडुलर अरिथमेटिक है क्या। तो जब हम इसके डेफिनेशन को, जब हम इसके सारे वर्ड्स को अच्छे माइंड में याद कर लेंगे कि ये वर्ड होता है, फिर धीरे धीरे समझना आसान हो जाएगा। तो फिर से एक बार हम रिपीट कर लेते हैं इसके डेफिनेशन को। मॉडुलर अरिथमेटिक क्या होता है? अरिथमेटिक ऑफ इंटीजर्स वेयर नंबर्स रैप अराउंड नंबर्स आफ्टर रीचिंग ए गिवन फिक्स्ड पॉइंट इंटीजर कॉल्ड मॉडुलस और मॉडुलो। क्लियर है? सॉरी, क्लियर तो नहीं हुआ होगा, थोड़ी देर में अभी मैं क्लियर करता हूँ। लेकिन इसे समझने से पहले एक और चीज़ हम जान लेते हैं जो कि है डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो पहले डिविजिबिलिटी पे आते हैं। ये कोई नया नहीं है आपके लिए, तो मुझे लग रहा है आपको ये समझ में आ जाएगा। बस यहाँ पे जो हम डिवीज़न जो हम बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं, यहाँ कुछ उसका नया फॉर्मेट हम जानेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि डिविजिबिलिटी 3/12 है। ठीक है, ये कॉलम बार है, जो बीच में जो साइन है वो कॉलम बार है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि 3 कैन डिवाइड 12, या फिर हम बोल सकते हैं कि 3 इज द फैक्टर ऑफ 12, या फिर हम बोल सकते हैं कि 12 इज मल्टीपल ऑफ 3। कुछ भी आपको जिस तरीके से इजी कन्वीनियंट होता है उस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो डिविजिबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि 3/12 क्या कहलाएगा कि 3 12 को डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे अगर 12 को डिवाइड कर सकता है तो एक नंबर एग्जिस्ट करेगा, वो होगा क्या? 4। समझ में आ रहा है? 4 क्यों? क्योंकि 12 का मतलब क्या होता है? 4 × 3। तो 3 × 4 करने से हमारा आंसर आ रहा है 12। तो 4 एक नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए, तब जाके ये डिविजिबिलिटी सही है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 5 डिवाइड्स 20। क्या? 5 डिवाइड्स 20, तो 5 × व्हाट? 5 × 4 करने से 20 होता है। तो मैं क्या लिखूंगा? दो फॉर्मेट हो सकता है, या तो मैं लिखूंगा 5/20 और 4/20। जिसको भी मुझे हाईलाइट करना है उसी तरीके से मैं लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये हो रहा है कि 5 20 को डिवाइड कर सकता है और साथ ही साथ 4 भी 20 को डिवाइड कर सकता है। अगर 5 20 को डिवाइड करता है तो इसका आंसर 4 आएगा। अगर 4 20 को डिवाइड कर सकता है तो इसका आंसर 5 आएगा। किसी भी फॉर्मेट में हम किसी तरीके से कर सकते हैं। बट अगर आपने इसी फॉर्मेट को ऐसे लिख दिया 20/5 या फिर 20/4, तो ये टोटली रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? इसका मतलब ये है कि 25 को डिवाइड कर सकता है, यानी 5/20 ये एप्लीकेबल है, राइट। हालांकि ये आप कैलकुलेटर में निकालेंगे तो डिवाइड्स होगा और डेसिमल में भी आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर पढ़ के रहे हैं
हमारे टॉपिक के हिसाब से हम यहाँ पढ़े इंटीजर पे जो काम हो, ठीक है। तो जब हम 5 को 20 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर डेसिमल में कुछ आने वाला है, विच इज़ नॉट ए इंटीजर। इसका मतलब ये फॉर्मेट सही नहीं है। तो हमें क्या ऐसा फॉर्मेट लिखना होगा, वो नंबर जिस पे एक इंटीजर आए। फिर से समझ लेते हैं एक और एग्जांपल। अगर मैंने लिखा लेट्स से 12 बार 36, तो दिस फॉर्मेट इज करेक्ट, क्योंकि ये डिविजिबिलिटी को फॉलो कर रहा है। क्योंकि 12 36 में जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर 3 आएगा, अंडरस्टूड। लेकिन अगर मैंने लिखा 7 बार 15, तो ये फॉर्मेट सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो आपको डिविजिबिलिटी के फॉर्मेट को समझना पड़ेगा कि आखिर ये किस तरीके से लिखा जाता है। अंडरस्टूड, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं अपने स्कूल टाइम में भी, सॉरी अपने 10th क्लास में भी। इसे हम कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अगर आपको रिकॉल नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, ये इतने बड़े हैवी वर्ड से डाउट मत होइए, ठीक है, घबराइए मत। यूक्लिड डिवीजन लेमा, डिवीजन एल्गोरिथम सब कुछ सेम है जो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं। कि अगर आपको कहा गया कि लेट्स डिवाइड 22 विथ 3 या 4, ओके। तो आप करते क्या थे, आप 22 को अंदर लिखते थे, 4 ऐसे बाहर जाता था, 4 5 20 दैट इज 2। तो हम इस चीज़ को कैसे लिखते थे, 22 कैन बी रिटन एज 4 इंटू 5, बच क्या गया 2। ऐसे में यहाँ पे 22 हमारा क्या कहलाएगा, 22 हमारा कहलाएगा डिविडेंड, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं। 4 हमारा कहलाएगा डिवाइजर, 5 है हमारा क्वोशंट, और R है हमारा, सॉरी 2 है हमारा रिमाइंडर। आई होप आप सबको याद आ रहा होगा ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम हमें क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर है, लेट्स से 22 एंड 44, तो 22 और 44 को इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। तो 22 और 44 हमारे क्या होगा, डिविडेंड और डिवाइजर। इनके अलावा जो हमारे पास क्या है, 5 and 2 क्वोशंट एंड रिमाइंडर। तो एनी टू नंबर कैन बी रिटन एज a इज इक्वल टू b q प्लस r फॉर्मेट। दिस इज नथिंग बट डिवीजन एल्गोरिथम, और जो कि हमने 10th में भी पढ़ा था, इसे हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा भी कहते हैं। ये चीज़ है। साथ ही साथ हम क्या जानेंगे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी देखेंगे कि आखिर ये क्या होता है। ये सिमिलर क्या, इक्विवेलेंट टू HCF ही है। तो अगर मेरे पास दो नंबर है 27 या 45, इनका HCF ही ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कहा जाएगा। तो इनका HCF होता है 9। तो इस तरीके से HCF या GCD भी कहा जाता है, इसको शॉर्टकट में GCD। तो ये बेसिक टर्म थे ताकि आपको चैप्टर समझ में आए, क्योंकि इन्हीं टर्म्स को लेके यहाँ पे हम मॉडुलर अर्थमेटिक को समझेंगे। अब आते हैं हम अपने ओरिजिनल डेफिनेशन, ओरिजिनल पॉइंट पे, यानी कि मॉडुलर अर्थमेटिक पे। तो जैसे कि हमने कहा कि मॉडुलर अर्थमेटिक है क्या, ये इंटीजर पे काम होने वाला एक अर्थमेटिक है, जहाँ पे रैप अराउंड नंबर्स जो होते हैं आफ्टर रीचिंग अ फिक्स्ड गिवन पॉइंट, जिनको हम मॉडुलस या मॉडुलो कहते हैं, तो उन पे ही जो काम किया जाता है उसे अर्थमेटिक कहा जाता है। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे कि मेरे पास सपोज मैंने कहा कि अभी बज रहे हैं, मान लीजिए 3, ठीक है, 3 बज रहे हैं। अब मैं बोलूँगा आपको कि ठीक 3 के 24 घंटे बाद, 24 घंटे तो आसान हो जाएगा, 24 नहीं कहते हैं, 28 घंटे बाद कितना टाइम होगा, क्या आप गैस कर सकते हैं? फिर से एक बार रिपीट कर लेता हूँ मैं।
अभी अगर मैंने घड़ी देखा तो मैंने देखा कि घड़ी में 3 बज रहे हैं, ठीक है। तो अगर 3 बज रहे हैं तो मैंने बोला कि ठीक अभी 3 बजे से 28 घंटे बाद कितना समय होगा। तो क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं? सोचिए, दिमाग लगाइए। जवाब दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको। अगर मेरे पास एक घड़ी है, सॉरी घड़ी थोड़ा ख़राब हो गया, इसको अच्छे से बनाते हैं। तो मेरे पास एक घड़ी है, घड़ी में आप सबको पता है उसमें टाइमिंग कैसे होती है, 12, 3, 6, 9 और उनके बीच में होता है 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, इस तरीके से होता है। तो मैंने कहा कि अभी 3 बज रहा है, ठीक है, दोपहर के 3 बज रहे हैं। ठीक 28 घंटे बाद आखिर टाइम कितना होगा? आपको पता है कि ठीक 24 आवर्स के बाद ये फिर से 3 बज जाएगा। ये तो बहुत ही ईजी है, लेकिन हमें बताना है कितना, 28 आवर्स, यानी प्लस एक्स्ट्रा 4 घंटों के बाद, यानी 1, 2, 3, 4। तो ठीक 4 घंटे के बाद ये कहाँ होगा, यानी आफ्टर 24 प्लस 4 आवर्स के बाद ये होगा 7 बज जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो आखिरकार यहाँ पे मॉड्यूलर अरिथमेटिक है क्या? मॉड्यूलर अरिथमेटिक हमें ये कहता है कि जब हम ये जो एडिशन सब्ट्रैक्शन जो हमने किया है कई समय से, हम अपने डेली लाइफ में ऐसे भी कई सवाल करते हैं जो इनसे हटके होता है। और ये रैप अराउंड नंबर क्या होते हैं कि आप घड़ी पे ही देख लीजिए कि जब हम समय कोई भी स्टार्ट करते हैं, 12 बजे से तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन ठीक 12 बजे के बाद हमारा नंबर फिर से 1, 2, 3, 4 हो जाता है, ठीक है। ये फिर से 13, 14, 15, 16 ये आगे बढ़ता नहीं है, ये ऐसे करके इन्फिनाइट नंबर तक नहीं जाता है। तो घड़ी पे हमारा जो एक नंबर फिक्स्ड है वो है 12। 12 के बाद फिर जो हम नया टाइम बोलेंगे, हम फिर से 1, 2, 3, 4 स्टार्ट कर देंगे। हम फिर से वहाँ पे 13, 14, 15 ऐसे इस तरीके से नंबर नहीं कहेंगे। हाँ, 24 आवर्स का अगर हम कॉन्सेप्ट लेते हैं तब वहाँ पे 13, 14, 15, 16 ऐसे करके 24 जाएंगे, लेकिन 24 के बाद तो हमें 25 नहीं बोलना है। फिर से हम रिपीट क्या करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इन जनरल अगर मैं 12 आवर जो कि हमें जो दिख रहा है घड़ी में उसके कॉन्सेप्ट में जाऊँ तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ लेंगे, 12। तो 12 जो हमारे यहाँ क्या हो गया, फिक्स्ड मॉडुलो हो जाएगा, ठीक है। तो 12 के बाद हम और आगे नंबर नहीं बढ़ेंगे। तो जैसे कि यहाँ मैंने कहा कि 3 o'clock के बाद आफ्टर 28 आवर्स आप किसी को ये नहीं कहेंगे कि आफ्टर 28 आवर्स ये हो जाएगा 31 o'clock। ऐसा तो कोई समय होता नहीं है ना, है कि नहीं? ये तो गलत है। आप क्या कहेंगे, 7 o'clock, है कि नहीं? तो यहाँ जो 31 o'clock है वो एक्चुअल में क्या क्या हो रहा है, 7 o'clock हो रहा है। अब इसको लिखा कैसे जाए, यहाँ पे हम इसे लिखेंगे कुछ अलग तरीके से, लेकिन थोड़ा मैं और इजी फॉर्मेट में जाता हूँ। जैसे कि हमारा जो क्लॉक है वो 12 आवर्स का क्लॉक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 12 जो हमारा होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा रैप राउंड, ठीक है, क्योंकि हर 12 घंटे के बाद एक नया नंबर नहीं आता बल्कि वो रिपीट होता है। तो इसीलिए हम 12 को हम क्या बोलेंगे, रैप राउंड नंबर। और 12 हमारे यहाँ रैप राउंड में मॉडुलो या मॉडुलस कहलाएगा। तो इसी तरीके से अगर मैं ये बोलूँ कि 12 घंटा नहीं, अगर मैं बोलूँ 17 घंटा, तो 17 घंटा एक्चुअल में कितना होता है, एक्चुअल में 17 घंटा इज इक्विवेलेंट टू 5 आवर्स, या 5 o'clock कहेंगे, या 5 o'clock। अंडरस्टूड? नहीं समझ में आया? जब आप रेलवे के टाइम टेबल में या टाइम में देखते 17 आवर्स लिखा होता है, तो 17 आवर्स में कोई गाड़ी आने वाली है, इसका मतलब क्या है, वो 5 PM में आने वाली है, राइट। यानी 17 इज इक्विवेलेंट टू 5। उसी तरह 24 आवर्स में अगर किसी ने कहा कि 24 आवर्स में कोई ट्रेन आने वाली है, तो 24 आवर्स को हम क्या कहेंगे, 00, यानी वो रात के ठीक 12 बजे आने वाला है ट्रेन, ठीक है। हालांकि 24 होता नहीं है,
ये सब 23 तक जाता है, क्योंकि 24 की जगह 00 डिस्प्ले होता है। अगर यही चीज़ मैंने कहा 27 आवर्स, तो 27 आवर्स इज इक्विवेलेंट टू 3 o'clock। नहीं समझ में आया? क्योंकि 24 में कितना बच जाता है 12, और 24 में एक्स्ट्रा कितना जोड़ना है 3, तो 27 होगा। तो 24, 25, 26, 27, यानी 27 किसके बराबर हुआ? 3 के बराबर हुआ। यही चीज़ अगर मैंने कहा 48 आवर्स, तो 48 आवर्स कितने हो जाते हैं? 48 आवर्स यानी फिर से अगर 12 बजे से अगर हम स्टार्ट करें तो वो 12 पे ही आएगा, यानी ये रात के ही 12 बजेंगे। लेकिन अगर किसने कहा 50 आवर्स, यानी ये क्या होंगे 12 के बाद प्लस 2 घंटा और, यानी ये रात के 2 बजे का टाइम है। अंडरस्टूड? आई थिंक आप सबको समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर इसको लिखा कैसे जाए? अगर मैंने 30 आवर्स कहा, 30 आवर्स कहा, तो 30 आवर्स किसके बराबर है? 6 o'clock के। लेकिन 6 o'clock में मॉडुलो यानी हमारा फिक्स्ड पॉइंट क्या है? फिक्स्ड पॉइंट हमारा 12 है, तो हम लिखेंगे इट इज मॉडुलो ऑफ 12। इसको लिखने का तरीका कैसे है? लिखने का तरीका ऐसे, 30 कॉन्ग्रुएंट टू 6 ब्रैकेट में मॉडुलो 12। तो ऐसे समझिए कैसे लिखा मैंने फॉर्मेट को। 30 आवर्स 6 o'clock के बराबर है, और उसमें मॉडुलो यानी फिक्स नंबर हमारा क्या है? 12, क्योंकि हर 12 के बाद रैप राउंड हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे कैसे? हम पढ़ेंगे कि 30 इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 मॉडुलो 12। इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। आई होप आपको ये मॉडुलर अरिथमेटिक के बारे में समझ में आ गया होगा। तो इससे रिलेटेड इसको और समझने के लिए हम अगले वीडियो पे आएंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को लेके, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, हम आएंगे अगले टॉपिक के साथ। तो मिलते हैं, चलिए, थैंक यू।